नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। हमने छोड़ा था सेक्शन 9 पे। आज हमने देखना सेक्शन 10 को। सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब सेक्शन 10 क्या कहती है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब 8 को और इस 10 को मिला के पढ़िएगा। वहां इमूवेबल या मूवेबल, डेफिनेशन से ठीक हो गया। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और ये मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी, तो आप जो दावा दायर करें वो सेक्शन 10 का था। मूवेबल प्रॉपर्टी किसी से लेने के लिए, लेकिन उसमें टाइटल जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 12 में, इसी वीडियो में ही आते हैं। सेक्शन 12 जो है ये परफॉर्मेंस से मुतालिक है। परफॉर्मेंस से मुतालिक है। अगर all the contents of the agreement are endorsed, are written in that agreement, then फिर भी उसको देखिए। एग्रीमेंट एक बेसिक डॉक्यूमेंट है टू गेन इन टाइटलशिप। मैंने गुजारिश की कि अगर आपका टाइटल डिस्प्यूटेड है तो आप सेक्शन 8 में नहीं आ सकते, आप सेक्शन 9 में नहीं आ सकते, आप सेक्शन 10 में नहीं आ सकते। वहां भी तो आपका टाइटल होता है ना। कोई गाड़ी है, उसके कागजात हैं, टोटली वो आपके नाम होने चाहिए। वहां भी टाइटल है और यहां भी टाइटल है। आप टाइटल आपको मिलेगा कैसे? आपने लिखते हुए अपना नाम गलत लिख लिया, वो चला रहा है, तो आपने ऑल द कंटेंट्स ऑफ दैट एग्रीमेंट, जिसको हम इन्फोर्स करने के लिए सेक्शन 12 के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करते हैं। सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब हमने बहुत सारी चीजों को देखना है उस एग्रीमेंट के मुताबिक, जिसको हम सेक्शन 12 के तहत, अब हम सेक्शन 12 के तहत इन्फोर्स करवा रहे हैं। मैंने गुजारिश की, आप गलती से अगर अपना नाम गलत लिख लेते हैं फिर रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। यस, फिर रेक्टिफिकेशन 31 में जाएंगे। आप पहले गलती कर क्यों रहे? देखिए, आपने उस डॉक्यूमेंट की मदद से एंटाइटलशिप लेनी है, मलकियत लेनी, नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, कौम तक भी लिखें जरूर, कौम, सकना, सो एंड सो, और दूसरे फरीक के भी आल, भाई नाम, वल्दियत, कौम, देश, ये सब तरतीब से खूबसूरती से लिखिए। शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखिए। उसके बाद प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन पे गौर कीजिएगा। हमारे पास जब दावा दायर होने आता है तो हम एग्रीमेंट को देखते हैं, बगौर देखते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है ये इन्फोर्स होने के लिए जा रहा है, क्या ये काबिल इन्फोर्स है या नहीं है, ये कहीं और तो नहीं जा रहा। मैंने लिख दिया फयाज का रियाज, वो रियाज चल रहा है, मेरा अपना नाम रियाज चल रहा है, तो फिर कहां जाए? रेक्टिफिकेशन में जाएंगे। तो रेक्टिफिकेशन की आप नौबत क्यों होने देते? जब इनिशियली आपको इंटाइटलशिप मिल रही होती है तो उसके तहत अब एग्रीमेंट लिखा जा रहा है, मुआहदा लिखा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे कब्जा लिया जा रहा है, ये सारे के सारे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे जो भी इंग्रेडिएंट उठा के आपने उस एग्रीमेंट में डाल दी। अब उस एग्रीमेंट ने इन्फोर्स होना है बामुताबिक कानून। यस, सॉरी, बामुताबिक कानून उसने क्या होना है? एग्जीक्यूट होना है।
गैर कानूनी तौर पे तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। अगर वो डॉक्यूमेंट होगा ही गैर कानूनी तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे? मेरी सबमिशन इसमें छोटी सी आखिरी अर्ज करता चलो। इंटरेस्टिंग, एग्रीमेंट की बुनियाद पे सेक्शन 12 का जो आप दावा दायर करते हैं उसकी लिमिटेशन है 3 साल। आपने दावा दायर कर दिया, 3 साल के बाद क्या वो मेंटेनेबल है? भाई जब हम आपके पास अपील या निगरानी लेके जाते हैं, 1 दिन का भी डिले हो, उठा के फाइल हमें वापस दे दी जाती है। अब मुझे ये बताएं मेरे फाजिल, मैं दोस्तों से पूछता हूं कि अगर उसमें लिमिटेशन की गुंजाइश नहीं है तो फिर उस एग्रीमेंट में क्यों है? नो, दोहरा म्याद नहीं, एग्रीमेंट की म्याद आ गई कितनी? 3 साल। आपने लिमिटेशन को देखना है कि क्या वो लिमिटेशन का वो जो असूल जहां रिलीफ दिया जा रहा है ना, आप कह रहे हैं लिमिटेशन का, वो विरासत पे है, इधर नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है। जो आप चीज खरीद कर रहे हैं वो विरासत तो नहीं है, वो तो आपने खरीदी है, एक नया सब्जेक्ट मैटर लेके आए हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपने जो दावा दायर किया वो सेक्शन 12 के तहत दायर किया। तो अभी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, और शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।